Hello dear student, welcome to C International School online classes. Dear plus 2 commerce class unit 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने शुरू किया था। आज इसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। इससे पहले हमने फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस किया है, यानी फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें हम 3 डिसीजन ले रहे होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट आता है, सेकंड फाइनेंसिंग एंड थर्ड आता है कि डिविडेंड डिसीजन कि किस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करें। ये इन सभी का जो हम मैनेजमेंट करते हैं यही कहलाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर है यूनिट 9 ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करें, तो मैनेज करने के लिए हमें पहले 3 डिसीजन लेने होते हैं कि फाइनेंस कितना चाहिए, फाइनेंस चाहिए तो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होगा, जहां से भी प्राप्त होगा हम उन्हें कितना रिटर्न देंगे। इन सब का जब हम डिसीजन लेते हैं प्रॉपरली रूप से, इन सबको मैनेज करते हैं, तो और कुछ नहीं हम क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए आज हम फाइनेंसिंग डिसीजन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इट रिफर टू दी डिटर्मिनेशन एज हाउ दी total funds required by the business will be obtained from various long term source। देखिए मेन रूप से जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ये लॉन्ग टर्म पर है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए ही हम चाहते हैं कि हमें मनी मिले। शॉर्ट टर्म जो ज्यादा बस ओनली 1 ईयर के लिए होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। यहाँ जो फाइनेंस का रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए, कि लंबे समय के लिए हमें मनी मिले। और किससे, लॉन्ग टर्म सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे प्लस 1 में भी आपको पढ़ाया था, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब शामिल किए जाते हैं किसमें, लॉन्ग टर्म सोर्स में। तो यहाँ जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसका रिलेशन लॉन्ग टर्म सोर्स से है। हालांकि सोर्स 2 होते हैं कि फाइनेंस या तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाए या लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ इसका रिलेशन लॉन्ग टर्म सोर्स से है। चलिए देखिए कि विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म सोर्स में, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। ये सभी ये बेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यही इसमें शामिल होते हैं। इक्विटी शेयर, सेकेंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, थर्ड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो संस्था होती है कुछ सेविंग कर लेती है, किसके लिए रखती है वो सेविंग, वो सेविंग करती है कि भविष्य में जब हमें कुछ लंबे समय भविष्य में अचानक जरूरत हो तब हम उसको यूज करें, यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो रखती है उसको, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्स के रूप में अपने पास रख लेती है कि अचानक जरूरत हो, मान लीजिए फिक्स एसेट्स में जरूरत हो, ठीक है, तो हम वहां पर उसको खर्च, हम वहां से लेकर उसको इन्वेस्ट वहां कर सके। तो ये कहलाया जाता है रिटेन अर्निंग। यानी अगर रिटेन अर्निंग हम यूज करते हैं तो हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना होता। खर्चा कैसा बेटा, इक्विटी प्रेफरेंस जब जारी करते हो, ठीक है, तो लोगों को इनवाइट करना होता है, बहुत सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, ठीक है, बहुत से खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग खर्चे होते हैं, राइटर खर्चे होते हैं, जो प्लस 1 में हमने काफी डिस्कस किए थे। तो ये यहाँ तो हमें करना पड़ता है, लेकिन रिटेन अर्निंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सेविंग है। जैसे आपका है, आपका एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें मनी है, जब जरूरत है तो आप उसमें से ले लेते हैं, ठीक है, वहां आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़े। यहाँ इसका ये फायदा होता है, तो ये रखा जाता है अमाउंट। जैसे वर्किंग कैपिटल का रखा जाता है, वर्किंग कैपिटल में जो डेली के खर्च के लिए रखे जाते हैं, ऐसे ही रिटेन अर्निंग के रूप में भी क्या रखा जाता है, एक अमाउंट रखा जाता है जिसका यूज केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, फिक्स एसेट्स, इन सब में हम उसको खर्चा करते हैं। इसके बाद है डिवेंचर। डिवेंचर आपको पता है डिवेंचर क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन कहलाए जाते हैं, इस पर हम इंटरेस्ट देते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन। ये सब तो आगे भाई एज अ शेयर जो हम जारी कर रहे हैं उसके रूप में, बैंकों से भी तो लोन लेते हैं, तो वो आ गया एक लॉन्ग टर्म लोन जो हम केवल बैंकों से ले रहे हैं, वहां भी हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो ये सब कहलाए जाते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स। फिर देखिए इक्विटी, इक्विटी पर हम क्या देते हैं, डिविडेंड, इसलिए पीछे लगता है शेयर, शेयर पर डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस है तो क्या देते हैं, प्रेफरेंस शेयर है तो क्या देंगे, डिविडेंड। रिटेन अर्निंग कुछ नहीं देंगे क्योंकि ये तो हमारा ही अमाउंट है जो हमारे एक सेविंग के रूप में एक अकाउंट में है। डिवेंचर, इस पर हम क्या देंगे, डिवेंचर तो शेयर नहीं है, तो 2 ही प्रकार से मनी दी जाती है, एक तो डिविडेंड और दूसरा इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, या तो डिविडेंड का रूप होगा देने का या फिर इंटरेस्ट का रूप होगा। तो यहाँ शेयर आ जाएगा तो डिविडेंड देंगे,
डिबेंचर शेयर तो नहीं है पीछे, तो इस पर हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन पर भी क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये सब कहलाए जाते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स। चलिए इसमें अब क्या क्या है देखिए, एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल दी सोर्स। अब ये क्वेश्चन राइज होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे ले। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि हमें फंड लेना है, किससे लेना है फंड, विभिन्न लॉन्ग टर्म सोर्स से, जो ये सारे हैं इनका एक रेशियो बनाना है कि किस किस से कितना हम मनी अरेंज करें, वो कहलाया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। कि फाइनेंस किस किस से कितना ले, ये ही डिसीजन कहलाया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। और हम किससे कितना ले ये डिपेंड करता है इसके कॉस्ट एंड बेनिफिट पर, यानी कि मेरिट और डिमेरिट्स ऑफ ऑल दी सोर्सेज में। तो हम जब इससे मनी लेते हैं तो हम इसके कॉस्ट और बेनिफिट देख लेते हैं कि कितना कॉस्ट यानी कितना रिटर्न देना है। कॉस्ट मतलब खर्चा, खर्चा कौन सा होगा, खर्चा यही होगा जब हम उसको लेंगे तो बदले में रिटर्न कुछ देना, वो कितना देना है। जब भी आप लोन लेते हो तो आप यही देखते हो, आप किसी फ्रेंड से ले रहे हो, दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड तो काफी सस्ते में दे रहा है आपको लोन, यानी इंटरेस्ट कम लेगा, दूसरा ज्यादा में दे रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो आप फिर किसको चूज करोगे, आप उसी को चूज करोगे कि जो हमसे कम इंटरेस्ट ले रहा है, तो वही होगी ना, कॉस्ट वहां कम आएगी। तो देखना पड़ता है कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। जैसे कि डेब्ट कैपिटल, डेब्ट मतलब होता है बेटा जिसमें दोनों इंक्लूड है, डिवेंचर भी और लॉन्ग टर्म लोन दोनों को, इसलिए हम डेब्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसमें डिवेंचर तो है, मेनली रूप से ये डिवेंचर से रिलेटेड है। ठीक है, इज चीपेस्ट ऑफ ऑल दी सोर्स, ये बहुत चीप होते हैं। जो चीप क्यों है, क्योंकि इन पर फिक्स रूप से हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। फिक्स रूप से क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए ये चीप है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम आए इक्विटी के बारे में बताऊं तो इक्विटी पर क्या दिया जाता है, डिविडेंड। प्लस वन में हमने डिस्कस किया है, इक्विटी पर डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड कितना दिया जाए ये कोई निश्चित नहीं होता, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पर, यानी अनसर्टेन है यहाँ पर डिविडेंड कि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा ये ले जाएंगे डिविडेंड। प्रॉफिट नहीं हुआ इनको कुछ भी नहीं मिलेगा डिविडेंड। अब आता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस पर भी डिविडेंड, लेकिन क्या दिया जाता है, एक फिक्स रेट से प्रेफरेंस पर डिविडेंड दिया जाता है, इनकी फिक्स होती है रेट। अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेट हो जाएगा, मिलेगा, लेकिन फिक्स रेट से। यहाँ रिस्क रहता है, यहाँ नहीं मिलेगा। रिटेन अर्निंग बता दी हमारी जो सेविंग है। डिबेंचर पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म पर भी इंटरेस्ट, वो भी फिक्स रेट से। तो ये कहला, ये इनके रिटर्न का माध्यम है, यानी इनसे मनी लेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद होगा तो आगे के टॉपिक आप कर पाओगे, कौन कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं। जब हम डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंसिंग कि हमें डिवेंचर लेना चाहिए, प्रेफरेंस लेना चाहिए, इक्विटी लेना चाहिए, तो हमारा डिसीजन प्रभावित, तो जो हम डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंसिंग का, तो ये सभी फैक्टर उन्हें प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसके विभिन्न मेरिट और डिमेरिट्स भी होते हैं, उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं कि इक्विटी लेना है, प्रेफरेंस लेना है या डिवेंचर लेना है। ठीक है, मेनली टॉपिक जो है डिस्कशन इसी पर रहेगा, इक्विटी और डिवेंचर पर। अभी जो मैं टॉपिक पॉइंट डिस्कस करूंगी उसमें आपको यही बताना होगा, मेनली रूप से प्रेफरेंस बता सकते हो कि इक्विटी चूज करना है या डिवेंचर चूज, दो में से बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा, या तो इक्विटी चूज करना है या फिर डिवेंचर। और इनकी आपको पता होना चाहिए मेरिट और डिमेरिट क्या है अकॉर्डिंग टू पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। इक्विटी पर अनसर्टेन है, लेकिन इक्विटी किसी प्रकार का मॉर्गेज नहीं रखता, ऐसे प्रेफरेंस पर कुछ नहीं देना होता, और मॉर्गेज, लेकिन डिवेंचर है ये सिक्योरिटी रखता है, और ये जो है केस कर सकता है अगर इसका इंटरेस्ट इसे नहीं दिया जाता, इसका रिटर्न नहीं दिया जाता इसे। ठीक है, ये मांग रहा है, इसका रिटर्न नहीं दिया जा रहा, इसका इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, तो ये जो है क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। तो ये खतरा डालते हैं हमारे लिए, तो बेनिफिट भी है इसके, वो हम डिस्कस करेंगे। जहाँ ये खतरा है वहां बेनिफिट भी है, और जहां ये बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट कैसे है कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं देना, तो भाई रिस्क भी है, प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड इनको ज्यादा मिलेगा। तो अब इसके बेस पर हम आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले आता है कॉस्ट। चलिए देखते हैं कॉस्ट किस में आए, कॉस्ट का क्या आएगा। हाँ जी, तो देखिए कॉस्ट,
अब हमें ये बताना है कॉस्ट किस पर कितनी, कॉस्ट यानी मनी देना। क्या बताएंगे आप, इक्विटी पर क्या दिया जाता है, अनसर्टेन रूप से क्या दिया जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड की दर निश्चित नहीं होती, ठीक है। फिर आप बताएंगे प्रेफरेंस पर क्या दी जाती है, डिविडेंड फिक्स दिया जाता है। इसके बाद क्या बताएंगे, डिवेंचर पर इंटरेस्ट क्या दिया जाता है, फिक्स दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली हमारे लिए कौन से हो गए, कॉस्टली यानी जिसको ज्यादा रिटर्न देना है, तो सबसे ज्यादा कॉस्टली हमारे लिए क्या हो गए, इक्विटी। तो अगर आप ज्यादा कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते तो इस स्थिति में क्या चूज करना चाहिए, यहाँ पे लिख लेना बेटा, किसको चूज करना चाहिए, डेट कैपिटल। डेट लिखेंगे आप, पूरा डिवेंचर नहीं, डेट लिए जिसमें लॉन्ग टर्म लोन भी है, तो आप किसे चूज करेंगे, डेट कैपिटल को। तो यहाँ इस तरीके से आपको बताना है, जैसे देखिए द कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्स फाइनेंस इज डिफरेंट, सबकी कॉस्ट अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट फिक्स, ठीक है, इंटरेस्ट फिक्स दिया जाता है डेट पर, एंड डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस पर। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देते हैं, जैसे प्रॉफिट हो उसके अकॉर्डिंग देते हैं, यानी अनसर्टेन होता है डिविडेंड, ठीक है। इफ सिचुएशन हैपन टू बी फेवरेबल, अगर सिचुएशन फेवरेबल है, द बेनिफिट ऑफ चीप फाइनेंस कैन बी अवेलेबल बाय चूज डेट कैपिटल। अगर सिचुएशन फेवरेबल है, अनुकूल है, ठीक है, अनुकूल मतलब आपको काफी प्रॉफिट हो रहा है, आपको अच्छा खासा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर सिचुएशन फेवरेबल है, अगर सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होगा तो आप यही चाहोगे हमारे पास कुछ मनी बच जाए, ठीक है, प्रॉफिट का भाग हमारे पास ज्यादा बच जाए। वो किस स्थिति में बचेगा, जब आप डैप लेंगे। डैप लेने का मतलब फिक्स रेट से इनको इंटरेस्ट देना है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अगर आप इक्विटी लेंगे और प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इनको ज्यादा क्या देना पड़ेगा, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अगर फेवरेबल है, अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो हमें इक्विटी नहीं, हम तो चाहेंगे जो हमारा प्रॉफिट है हमारे पास बच जाए और एक फिक्स अमाउंट ही जाए, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, डैप। तो फर्स्ट का ये एक्सप्लेनेशन है कि इक्विटी पर डिविडेंड, प्रेफरेंस पर फिक्स डिविडेंड, डिवेंचर पर क्या दिया जाता है, डेट पर क्या दिया जाता है, फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो इस स्थिति में अगर हमें सस्ते जो दिखाई दे रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बचेगा, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, डेट। फर्स्ट पॉइंट में डेट लिख लीजिए, डेट चूज करना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हाँ जी, कॉस्ट के बाद आता है रिस्क। तो बेटा रिस्क बताइए, आपने +1 में मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, कौन है रिस्क। रिस्क मतलब किसी का मनी लिया है तो वो हमारे लिए हर्डल उत्पन्न कर देगा, तो ऐसा कौन सा है। इक्विटी से मनी लेंगे, कोई केस नहीं करेगा, प्रेफरेंस से लेंगे, कोई केस नहीं करेगा। लेकिन अगर डेट से पैसा लेंगे और इनका रिटर्न नहीं किया तो ये हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। इसलिए कौन है रिस्की, कौन है सबसे ज्यादा रिस्की, डेट, ठीक है। अगर आप, तो आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे, नॉट टेकन रिस्क, तो डेट को चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें आप ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, अगर आप जो है रिस्क नहीं लेना चाह रहे इस तरीके से कि भाई बाय चांस अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो केस ये कर सकते हैं, इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते तो डेट को चूज नहीं करना चाहिए। फिर आपके लिए बेटर होगा शेयर्स लेना, इक्विटी या प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये सेकंड का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो खर्चे होते हैं, कौन से खर्चे, जब हम शेयर जारी कर रहे हैं, जैसे +1 में बताया था, जब हम शेयर जारी करते हैं तो बहुत से खर्चे आते हैं। कौन कौन से खर्चे आते हैं, जैसे प्रिंटिंग कराना होता है, एडवर्टाइज करना होता है, फिर कमीशन, अंडरराइटर होता है उसको कमीशन देना होता है, बहुत से खर्चे हमें सहन करने होते हैं, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आप खर्चा नहीं करना चाह रहे तो बताइए कौन सा सोर्स है जिसे हमें चूज करना चाहिए, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा। मैंने अभी पॉइंट बताया था ना, ये लॉन्ग टर्म सोर्स है, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, रिटेन अर्निंग। हमें क्या चूज करना चाहिए, रिटेन अर्निंग, क्योंकि रिटेन अर्निंग करने से हमें किसी प्रकार का कोई प्रिंटिंग का खर्चा नहीं, कोई कमीशन, कुछ खर्चा नहीं करना है, अपनी सेविंग से उठाकर इसको बस इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं चाहते, फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि खर्चे किए जाते जब हम शेयर जारी करते हैं,
ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा खर्चा को सहन नहीं करना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी आपकी सेविंग में से उठा के मनी खर्च कीजिए, ये आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे देखिए, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट रिटेन प्रॉफिट इज बेस्ट माना जाएगा, इट यूज शुड बी मेड, तो इसको यूज करना चाहिए। क्लियर बेटा? 3 पॉइंट बताए। कॉस्ट, सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया जाता है? इक्विटी, तो यहाँ इक्विटी चूज नहीं, डेप को चूज करना चाहिए। सेकंड कौन सा बताया? रिस्क। रिस्क यानी किसी का मनी लिया है तो हमारे सरदर्दी उत्पन्न कर देगा, वो कौन है? केवल डेप, तो डेप को चूज नहीं करना चाहिए अगर रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे शेयर जारी कर रहे होते हैं तब हमें बहुत से खर्चे करने होते हैं, अगर ये खर्चा नहीं करना चाह रहे तो फिर आप रिटेन अर्निंग चूज कीजिए। इसके बाद आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए, हाँ जी, कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, यानी जब आप बाहर इन्वेस्ट करते हैं ये कैश आउटफ्लो, और उस पर जो रिटर्न आ रहा है कैश इनफ्लो। अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है, बेटर है, अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी बेटर है तो किसको चूज करेंगे? कैश फ्लो पोजीशन मतलब जो बाहर मनी देते हैं फिर उस पर रिटर्न अच्छा आता है, रिटर्न अच्छा मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो किसको चूज करेंगे आप? डेप को। किसको चूज करेंगे यहाँ पर? डेप को। डेप को क्यों? क्योंकि हम इजीली रिटर्न कर पाएंगे, वो ना तो केस करेंगे और हमारा प्रॉफिट हमारे पास बचा रहेगा, क्योंकि उनको फिक्स रूप से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैश फ्लो पोजीशन बेटर है तो डेप चूज कीजिए, अगर कैश फ्लो पोजीशन बेटर नहीं है तो क्या चूज करना चाहिए? इक्विटी। क्या चूज करना चाहिए? इक्विटी। ठीक है, तो ये आता है कैश फ्लो पोजीशन में। जैसे देखिए, इफ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी इज गुड, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, तो पेमेंट जो हम डेट पर करेंगे इंटरेस्ट, और रिफंड ऑफ कैपिटल, इजीली हम उसका रिफंड कर सकते हैं, इजीली हम उनको क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए चीफ फाइनेंस यानी डेट को हमें क्या देनी चाहिए? प्रायोरिटी, डेट को। इसके बाद आता है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब अगर फिक्स खर्चे ज्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी संस्था को चलाने का खर्चा, ठीक है, कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे कि आप रेंट पे करते हैं, ठीक है, फिक्स रूप से रेंट पे कर रहे हैं, फिक्स एक खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, ये सब एक फिक्स खर्चे माने जाते हैं जो आपको पे करना ही है। ठीक है, और इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी आपको एक तरीके से फिक्स रूप से पे करना होता है। मशीनरी है, मशीन ली हुई है, चाहे चले या नहीं चले, ठीक है, वो एज अ लोन के रूप में लिए तो भी वो एक फिक्स रूप से आपको देना पड़ता ही है। तो ये सब कहलाया जाता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, खर्चे हैं वो देनी पड़ेगा, सैलरी है वो देनी ही पड़ेगी अगर काम करा रहे हो, तो ये कहलाया जाता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर संस्था में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके बाद आता है फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब जब आप क्या ले लेते हैं? डेप ले लेते हैं। जब आप क्या ले लेते हैं? डेप ले लेते हैं, यानी डिबेंचर ले लेते हैं। ठीक है, डिबेंचर ले लेते हैं तो वहां पर आपको एक फिक्स रूप से क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। वहां पर आप फिक्स रूप से क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब आप क्या लेते हैं? डेप लेते हैं तो फिक्स रूप से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स चलाने का खर्चा, और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर मान लीजिए संस्था में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी बिजनेस को चलाने का खर्चा ही बहुत ज्यादा है जो परमानेंट रूप से देना ही पड़ता है। जैसे आप देखिए लॉकडाउन, ये देखिए कि अब जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है, सब कुछ बंद था, कुछ अब जब सब कुछ बंद था लेकिन किसी ने रेंट पर भी लिया हुए थे, ठीक है, रेंट पर भी लैंड ली हुई थी, ठीक है, तो उन्हें वहां उनका रेंट देना पड़ा। अब वो बात अलग है कि मालिक ने मांगा नहीं मांगा, लेकिन उन्हें देना पड़ा जिन्होंने मांगा। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है एक फिक्स खर्चा जो देना ही पड़ेगा, काम चले या ना चले, रेंट है। ठीक है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, डेट पर जो फिक्स इंटरेस्ट देते हैं। अगर संस्था के फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, अगर संस्था का फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो उससे डेट को चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फिक्स बर्डन तो ये है और दूसरा ये बर्डन बन जाएगा, तो उसे किसे चूज करना चाहिए? इक्विटी। और अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, यानी ये खर्चे कम है, रेंट वेंट इतना कोई नहीं देना पड़ता, तो आप चूज कर सकते हैं डेट। जैसे देखिए, हाँ जी, फिक्स
ऑपरेटिंग कॉस्ट रेंट है, बिल्डिंग, सैलरी देनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, ये फिक्स खर्चा है, ठीक है। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जैसे डेट पर इंटरेस्ट देना है। अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, एक्सेस है, ठीक है, अगर एक्सेस है तो बेटर होगा कि डेट नहीं ले या क्या ले, एकदम मिनिमम ले, ठीक है। अगर ये एक्सेस में है तो ज्यादा बेटर होगा कि आप डेट को चूज नहीं करें, क्योंकि ये फिक्स खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, लेस है, एक्सेस में नहीं है, तो आप डेट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। डेट लेना काफी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इस पर टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है और दूसरा इस पर इंटरेस्ट फिक्स होता है, ठीक है। तो ज्यादा हर्डल ये उत्पन्न नहीं करते, हर्डल तब उत्पन्न करते जब हम इनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो डेट कैपिटल इज प्रॉफिटेबल अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। इसके बाद आता है कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन मतलब कि कंट्रोल आ जाना, संस्था का कंट्रोल हाथों में आ जाना। तो कंट्रोल किसका रहता है, ये प्लस में ही बताया था, कंट्रोल इक्विटी का होता है। इक्विटी क्या है, जिस पर हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो तो ही हम डिविडेंड देते हैं, वरना डिविडेंड नहीं मिलता। तो इनके लिए बेनिफिट क्या है भाई, इक्विटी हम क्यों ले रहे हैं, इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये होता है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है वो क्या माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वो ओनर माने जाते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ओनर है तो ओनर का सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा। जैसे एक संस्था है, हम 4-5 पार्टनर है, ठीक है, हम ओनर बने हुए, पार्टनर मतलब हमारे शेयर है, उसमें 3-4 को और कर लेंगे तो वो भी इंटरफेयर करने लगेंगे हमारी संस्था में जो भी हम डिसीजन लेते हैं। तो कंट्रोल कंसीडरेशन, अगर आप कंट्रोल नहीं देखना चाहते, आप नहीं चाहते कि संस्था का कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर के हाथों में जाए, तो ज्यादा मीन दूसरे व्यक्तियों के हाथों में जाए, तो आपको इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में डेट चूज करना चाहिए। फिर देखें The ultimate control company that equity shareholder, जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, ग्रेटर विल बी कंट्रोल इन हैंड ऑफ मोर पीपल, उतना ज्यादा कंट्रोल लोगों के हाथों में चला जाएगा। दिस इज नॉट गुड सिचुएशन, ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इसलिए इन द व्यू पॉइंट कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप ज्यादा नहीं चाहते तो इक्विटी को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कम से कम लीजिए या आपके लिए अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, देखिए। बुलिश टाइम, कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट है इसके बारे में मैंने बताया था। कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट होती है वो कैपिटल जहां लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्स हमें मिलते हैं, वो कहलाई जाती है कैपिटल मार्केट। तो वहां भी मंदी काल और तेजी काल होते हैं, ठीक है। तो बुलिश टाइम और बेयरिश टाइम, बुलिश यानी बुल, बुल यानी तेज होता है, तो वहां 2 टाइम चलते हैं, बुलिश टाइम या बेयरिश टाइम। बुलिश यानी बुल, बुल तेज होता है, बैल, ठीक है, तो बुल तेजी काल बोलते हैं इसको, बुलिश काल। और बेरिश यानी बेयर यानी भालू, तो उसको मंद बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मंदी काल। इसको बुल से हम बेयर से कंपेयर किया गया है, इसके बारे में भी हम स्टॉक एक्सचेंज में बहुत डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान दीजिए, बुलिश यानी तेजी काल, बुल है तेज होता है वो, और बेयर यानी भालू, तो मंदा होता है बुल से, तो इसे बोलते हैं मंदी काल। तो आप खुद बताइए, बुलिश मतलब तेजी काल, ठीक है। तेजी काल कौन सा काल होता है जिसमें अच्छा हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, जिससे में अच्छा प्रॉफिट कमाती है संस्था, उसे बोलते हैं तेजी काल, ठीक है। तो अगर बुलिश टाइम है, तेजी काल है, तो संस्था को अच्छा क्या होता है, प्रॉफिट। संस्था को अच्छा क्या होता है, प्रॉफिट। और जब संस्था को अच्छा प्रॉफिट होगा, आप हैं, आप अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इक्विटी में या डेट में, तो आपके लिए ऑप्शन आएगा इक्विटी। आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि आपको पता है ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है संस्था को, ज्यादा हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड। इस पर्पज से लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अगर बेरिश है तो इट मींस प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। प्रॉफिट कम होने का मतलब कि आपको डिविडेंड भी कम मिलेगा और इक्विटी पर तो शायद ना भी मिले। तो इस स्थिति में लोग किसको ज्यादा चूज करते हैं, डेट को। किसको ज्यादा चूज करते हैं, डेट को पसंद करते हैं लेना, जब प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर स्थिति देख लेनी चाहिए कि बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है तो लोग इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और बेरिश है तो लोग डेट में पैसा देना पसंद करते हैं। तो देख लेना चाहिए मार्केट में कौन सा काल है,
उसके अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए हमें अपना सोर्स कि हम किससे मनी ले और व्यक्ति किस में इंटरेस्टेड है मनी देने के लिए। जैसे देखिए बुलिश टाइम ब्रिंग मोर प्रॉफिट लेकर आता है। पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में जब प्रॉफिट लो है यानी बेयर मार्केट है तो पीपल गिव प्रेफरेंस, तो पीपल डेब्ट कैपिटल को देते हैं क्योंकि मंदी काल है, प्रॉफिट कम हो या ज्यादा कोई मतलब नहीं, डेब्ट पर तो अपना फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, उनको देना भी पड़ेगा तो वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए डेब्ट को चूज करते हैं। Therefore, source of finance should be choose keeping view position of market। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है तो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमें चूज करना चाहिए कि हम कौन सा सोर्स चूज करें मनी लेने के लिए। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स थे जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग डिसीजन में को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कोस्ट सबसे ज्यादा मनी देनी ही इक्विटी पर पड़ती है। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट है तो इक्विटी चूज नहीं करना चाहिए। सेकंड है रिस्क कौन सरदर्दी उत्पन्न करता है, केवल डेब्ट चूज नहीं करना चाहिए। थर्ड फ्लोटेशन कोस्ट मतलब हम कोई खर्चा नहीं करना चाह रहे तो वहां पर आप लिखेंगे रिटेन अर्निंग चूज करनी चाहिए, चाहे लिख लीजिए। फिर आता है फिक्स कैश फ्लो पोजिशन अच्छा है यानी कैश फ्लो आउटफ्लो करते हैं, इनफ्लो अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो हम ज्यादा नहीं देना चाहते, बाहर बांटना नहीं चाहते तो हमें डेब्ट चूज करना चाहिए, इक्विटी अवॉइड करने चाहिए। लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर फिक्स खर्चे ज्यादा है, चलाने के खर्चे, ठीक है, इंश्योरेंस देना है, बिल्डिंग के खर्चे देना, रेंट देने हैं, अगर ये खर्चे ज्यादा है तो डेब्ट चूज नहीं करना क्योंकि अगर इसका इंटरेस्ट नहीं दोगे केस करेंगे। एक और फिक्स बर्डन नहीं करना, फिर इक्विटी चूज करना चाहिए। लेकिन अगर ये खर्चे कम है तो आप किसको चूज कर सकते हो, डेब्ट को। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब कि आप नहीं चाहते कि हमारे जो है दूसरों के हाथों में कंट्रोल जाए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आपको किसे चूज करना चाहिए, तो आप इक्विटी को आपको अवॉइड करना चाहिए यानी कम से कम लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में नहीं जाए। स्टेट कैपिटल मार्केट बता दिया है, बुलिश काल है और बेरिश है। बुलिश यानी तेजी काल में लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इक्विटी में, क्योंकि उन्हें ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। और मंदी काल है तो लोग डेब्ट को चूज करेंगे। तो ध्यान दे लेना चाहिए कि जब फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं तो कौन से फाइनेंस से हमें मनी लेनी चाहिए, व्यक्ति किस में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और इम्पोर्टेंट है बेटा, केस स्टडी आती है, कुछ भी समझ नहीं आए तो आप पूछ ही सकते हैं। ओके।